एक सवाल जो मेरे दोस्तों और बच्चों के दिल में ये उभरता है वो ये भी है कि और लोग क्या हमारे से दोस्ती करना चाहते हैं या और लोग हमें अवेलेबल हैं, मैसर हैं और लोग, ये सवाल है कि क्या और लोग मैसर हैं, यानी वही ड्रग डीलर, कॉम्प्लिस, हवारी। मसला ये है कि हम सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं करना चाहते, हम बताना चाहते हैं कि एक अहम नुक्ता ये भी है कि दूसरे लोग एक एडिक्ट के इर्द गिर्द नहीं होना चाहते। आपके अपने कज़न और आपके मोहल्ले के जो वेल मीनिंग लोग हैं या आपकी अपनी खाला या अपनी फुफ्फो अपने बच्चों को कह रही होती है कि इससे ज़रा दूर रहना, और ये रियल फैक्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप देखें तो आजकल कोरोना के हवाले से भी लोग किसी को नहीं कहते कि वो आप हमारे घर आएँ, और लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो मेरे एक अज़ीज़ जो कि मुझे पता चला कि बीमार हुए हैं, उनको डायबिटीज़ है और वज़न ज़्यादा है और उनका पेट बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और उनके घर वालों ने मुझे कहा कि वो हदायत पे अमल नहीं करते, तुसी उन्होंने समझाना। तो मैं समझाने में, चूँकि मेरा शौक़ बड़ा है समझाने का, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा, तो वो कोई ख़ास बात सुन नहीं रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तुहानू घर आके समझावांगा। तो उन्होंने नहीं कहा अच्छा आना, और मैं अपनी लगन में मैं कहा अच्छा कितने बजे आवा, उन्होंने नहीं कहा आना। फिर मैंने उन्हें, मैं इतवार को 2 बजे मैं आवांगा तुहाडे घर, तो उन्होंने नहीं कहा आना। अच्छा, मैं भी अजीब डिनाइल में था और मैंने प्रोग्राम बना दिया कि इतवार को 2 बजे मैं उनके घर जाऊँगा, लेकिन इतवार को 12 बजे मुझे पैगाम आया कि उन्होंने कोई ज़रूरी काम तो रायविंड जाना पै गया है। अच्छा। तो आजकल मतलब इतना लोग घबराते हैं, ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाना चाहते जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं कि उनका कोई मामला कोरोना से लेना देना है भी कि नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम अपने घर में अपने घर। और हमें लगता है कि हमारे जो अपने घर के लोग हैं वो महफूज हैं या अपने घर के मुलाजम महफूज हैं, लेकिन हमसायों के मुलाजम महफूज नहीं है, और ये सारा वहम है। ना कोई महफूज है ना कोई गैर महफूज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नई नई रिसर्चेज आके नए नए रास्ते खोलती हैं। पहले आपने सुना होगा कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन आएगी तो हमारा काम बन जाएगा और हम सब भले चंगे हो जाएंगे, और वैक्सीनेशन हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सारी की सारी कौम इस बीमारी से जान छुड़ा लेगी। फिर साथ ही कहते हैं कि वैक्सीनेशन पता नहीं कब आएगी और उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन शायद साल बाद आए और बहुत देर हो चुकी होगी, उस वक्त तक बहुत से लोग अपनी जान खो चुके होंगे या तकलीफ़ में से गुज़र चुके होंगे। तो दूसरा अल्टरनेट जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, हर्ड इम्यूनिटी, आप में से किसी को पता है हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी जी, रेवर्ड, हर्ड का मतलब होता है रेवर्ड। लेकिन मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि मैंने ये समझा था कि जी सुन के इम्यूनिटी आ जाती है, कोरोना दियाँ गल्लां सुन के हर्ड करके आ जाती है, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आप में से किसी का ये तो ख्याल नहीं था कि हर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो सुनी सुनाई इम्यूनिटी होती है? कोई आप में से और जानता है कि हर्ड इम्यूनिटी भी वैक्सीनेशन जैसा असर रखती है? जब आपके इर्द गिर्द 70% लोग ऐसे हों कि जो बीमारी नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कि हर 4 में से 3 बंदे महफूज हैं। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है कि जिस बंदे को एक दफ़ा कोरोना वायरस हो गया वो बंदा महफूज हो गया और वो दूसरे को भी नहीं लगा सकता। तो हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है कि मुआशरे में 70% लोग बीमारी को भुगता दें, 70% लोग भुगता दें। लेकिन जो एहतियातें हम कर रहे होते हैं वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने देती। जो एहतियातें हम कर रहे होते हैं, हाथ धो रहे होते हैं और मास्क ले रहे होते हैं और ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग दूसरा रास्ता है बचाव का, और हर्ड इम्यूनिटी एक और रास्ता है जो लड़ाई का रास्ता है और कामयाबी की तरफ भी जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ नहीं धोने और मास्क नहीं लगाना, ये नहीं करना। हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुआशरे में चूँकि 80% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जब कोरोना का वायरस अटैक करता है तो वो उसे कामयाबी से पसपा कर देते हैं। 80% लोग मुआशरे में ऐसे होते हैं कि जो
कामयाबी से पहले पंच के साथ उसको पसपा कर देते हैं और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। अगर हम वो 80% लोगों को तलाश कर सकें और उनको एक्सपोज कर दें और उनको कोरोना के साथ उनका जो बॉक्सिंग मैच डाल दें और वो जीत जाएं तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। 80% लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनको अगर हम पिन पॉइंट कर सकें कि ये है वो, ये है वो, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, और वो तैयार हों कि हमें एक्सपोज कर दिया जाए, तो हर्ड इम्यूनिटी फिर की जा सकती है। लेकिन कैसे पता चले कि वो 80% में कौन कौन आते हैं? और ये 80% हैं जो कि सिंगल पंच से नॉकआउट कर सकते हैं कोरोना को। इम्यूनिटी हाई हो, वो यंग हो, यंग लोग हों, उनको कोई डायबिटीज़ ना हो, उनको कोई ब्लड प्रेशर, उनको कोई कोलेस्ट्रॉल ना हो, उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो पिछले 6 महीने से चल रही है। कोरोना तो कराना है, लेकिन कोरोना ऐसे हो अगर किसी बंदे को कि कोरोना हुआ है और उसको पता भी ना चले और वो इतनी कामयाबी से कोरोना का हमला पसपा कर दे, तो हम उस बंदे की बात कर रहे हैं। और ऐसे बंदे मुआशरे में 80% हैं, क्लियर 80% बंदे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोरोना का हमला होगा, उनको कोरोना होगा लेकिन उनको पता नहीं चलेगा, उनको कोई सर दर्द नहीं होगा, उनको कोई बुखार नहीं, उनको कोई खांसी, नज़ला, स्नीजिंग कुछ नहीं होगी और वो भले चंगे रहेंगे। और जब उनका टेस्ट किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इनको कोरोना हुआ था और इनको एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। लेकिन ऐसे लोग कौन हैं, किधर हैं वो? क्या उन लोगों को पता है कि वो 80% में फॉल करते हैं? टीवी पे ख़बरें आती रहती हैं तो इससे जो फियर क्रिएट होता है, ख़ास तौर पर जो ब्रांडेड लोगों के बारे में कि जी वो फ़लाना बंदा मर गया है, जड़ा कि फ़लाना मशहूर आदमी सी वो मर गया है। ब्रांडेड लोग जब मरते हैं तो उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कहें कि जी 40 लोग मर गए तो उतनी इम्पैक्ट नहीं होती बनिस्बत इसके कि जब आप कहते हैं कि फ़लाँ जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है वो फौत हो गया। वो वर्कर हैं, वो रोज़ाना कोई काम करते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, उनको डायबिटीज़ भी नहीं है, उनको मोटापा भी नहीं है क्योंकि वो काम करते हैं तो वो दुबले पतले हैं, और उनको दिल की बीमारी भी नहीं है, उनका जिगर भी ख़राब नहीं है। उनको बात है जो गुड हेल्थ प्रैक्टिस करेगा, याद रखें जो गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस करेगा, जब 5 साल गुजर जाएंगे और हम वापस मुड़ के इस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे तो हम एक बात ये भी करेंगे कि इस बीमारी के बाद दुनिया में लोग ऐसे जिएंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वो ज़िंदगी में चलेंगे। आप देखेंगे अभी ही आप बागों में देखें, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लोग हाथ धो रहे हैं, ये भी गुड हेल्थ प्रैक्टिस है। और लोग खाने पीने के मामला सही कर रहे हैं, ये भी गुड हेल्थ प्रैक्टिस है। और लोग अब अपनी डायबिटीज़ का परहेज़ कर रहे हैं, बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। इवनिंग लाइफ ख़त्म हो गई है, आपको पता है? इवनिंग लाइफ, देयर इज़ नो इवनिंग लाइफ इन लाहौर। और इवनिंग लाइफ क्या होती है? खज्जल खज्जल ज़िंदगी। क्या होता है इवनिंग में? तो इवनिंग लाइफ ख़त्म हो गई, पार्टीबाजी ख़त्म हो गई, ये जो शादियों ब्याहों पे कौरमे खाए जाते हैं सब ख़त्म। अब लोग जो है निकाह करके दुल्हन को घर लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और 5 साल बाद जब हम मुड़ के देखेंगे और हमें पता चलेगा कि लोग गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं थैंक्स टू कोरोना। ये थैंक्स टू कोरोना कहा जाएगा। एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें से गुजरने के बाद आप बहुत अच्छे ज़िंदगी की तरफ चले जाते हैं और आप अपने उस एक्सपीरियंस या तजर्बे या क्राइसिस के ममनून हो जाते हैं। जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो वो वॉक शॉक करना शुरू कर देते हैं, वो खाना परहेज़ी खाना शुरू कर देते हैं, वो डॉक्टर से मेल मिलाप रखते हैं और उनकी सेहत अच्छी हो जाती है तो वो कहते हैं थैंक्स टू डायबिटीज़। अच्छा, इसी तरह जो एडिक्शन में होते हैं फिर आते हैं रिहैब में आते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं, फिर उनके वालदैन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं, कहते हैं इस मुंडे दा भला होवे, एदी वजह नाल असीं इत्थे आए सां। बड़े लोगों ने मुझे वक्तन फ़ोक्तन ये कहा कि इस मुंडे दी वजह नाल इत्थे आए सां ते थैंक यू, इस मुंडे दा थैंक यू जिहदी वजह नाल असीं इत्थे आए सां। ये जो चीज़ है ये कोरोना के बारे में भी एक दिन होगी कि हम बोलेंगे थैंक्स टू कोरोना कि जिसने हमें सीधे रास्ते पे पा देता और रातों को
अब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ लोग ज़रूर जल्दी सो रहे होंगे, क्योंकि 7 बजे सूरज गुरूब होता है और उसके बाद बड़ा ही टाइम होता है। पहले लोग घर ही वापस आते थे खैर नाल 13 बजे, अब घर आ जाते हैं 8 बजे। तो किन्ना के जागोगे तुसी, किन्ना के जागोगे? और आपके इर्द गिर्द भी लोग जो हैं वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रात 10 बजे आजकल लगता है कि वाह लेट है। तो कोई आपको लगता है कि शहर में सड़कों पे ट्रैफिक भी रात को उस तरह नहीं, वो कम ट्रैफिक करी? तो जो हर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसमें हमें 80% लोगों में तलाश करना है लोगों को कि कौन है वो 80%। एक तो हमने बोला कि जिनकी एज अंडर 40 है या मोटापे में नहीं है, नज़र आता है कि नाप तोल है पूरा, मोटापे में नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, वो गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस नहीं करते। देखिए, गुर्बत के साथ एक मसला ये भी है कि गुर्बत में बंदा कुछ गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस कर नहीं सकता, कुछ बंदा करता नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ करता नहीं। और जैसे CEOs होते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि उनको बड़ी आदत होती है, जो चीफ़ एग्जेक्टिव्स होते हैं उनको आदत होती है कि वो वर्जिश करते हैं। और अब नया फैशन है दुनिया में कि चीफ़ एग्जेक्टिव्स सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं और वो अपनी इसे वेल्दी बॉडी का तस्वर कहते हैं। पहले कहते थे हेल्दी बॉडी, अब वो कहते हैं नहीं, हेल्दी बॉडी इज़ नॉट द राइट वर्ड, वेल्दी बॉडी इज़ द राइट वर्ड। वेल्दी बॉडी, आप समझते हैं हेल्दी बॉडी कहना चाहिए कि वेल्दी बॉडी? बॉडी हेल्दी होती है कि बॉडी वेल्दी होती है? दो बोथ आर कंपेरेबल टू ईच अदर। लिहाजा उन्होंने UK में कहना शुरू कर दिया है कि फ़लाँ बंदे की बड़ी वेल्दी बॉडी है। हेल्दी बॉडी कहना छोड़ दिया, उसे वेल्दी बॉडी कहना शुरू कर दिया। तो 80% लोग जो हैं उनमें शक शुबे वाले कितने % होंगे कि इन्हों भी छड़ दो? कोई 10% शक शुबे वाले होंगे। कितने % बहुत क्लियरली आप स्पॉट कर सकते हैं? अगर आपको कहा जाए कि एक टीम बनाएं कोई 2 दर्जन बंदों की, जो श्योर शॉट 80% में फॉल करते हों, जिनको कोरोना एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन में आपको पता है एक्सपोजर दिया जाता है ऐसे वायरस का कि जिसे कंट्रोल किया गया होता है, जिसे अटेनुएट किया गया होता है। जब हम किसी को वैक्सीनेशन देते हैं तो उसको हम जरासीम देते हैं। जैसे हम TB की वैक्सीनेशन किसी को देते हैं तो एक्चुअली हम उसके जिस्म में TB के जरासीम भेजते हैं, लेकिन उन TB के जरासीमों को जब हम जिस्म में भेजते हैं तो उनको हम कमज़ोर और लागर करके भेजते हैं। अटेनुएटेड कहते हैं उसको, अटेनुएटेड बैक्टीरिया। तो जब भी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो भी हम जरासीम ही जिस्म में भेजते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया या दूसरे किस्म के जरासीम हम जिस्म में जब भेजते हैं तो उनको हम पहले थोड़ा निढाल कर देते हैं, उनको हम कमज़ोर कर देते हैं, इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो प्रोलिफरेट ना कर सकें, यानी वो फर्दर जरासीम पैदा ना कर सकें, उनकी नसबंदी कर देते हैं, उनको हम फर्टाइल कर देते हैं, उनकी फर्टिलिटी ख़त्म कर देते हैं। समझ आ गई बात आपको? तो जब हम किसी 2 दर्जन बंदों को आपसे कहें जी 2 दर्जन बंदे कड्डो, तो 2 दर्जन बंदे आप कैसे बंदे निकालेंगे? 2 दर्जन बंदे को 2-3 दिन में इकट्ठे करके दें कि जो कहे कि जी ठीक है हम अपनी बारी भुगताने के लिए तैयार हैं, अर्ली ऑन भुगताने के लिए तैयार हैं। देखिए, जैसे हम यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, हमारा 2 यूनिवर्सिटियों से चल रहा है सिलसिला, प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में से ड्रग्स ख़त्म हो जाए। तो उसमें ये किया जाता है कि कोई तकरीबन 1% स्टूडेंट का बैलेटिंग से यूरिन सैंपल मॉर्निंग में लिया जाता है, मैंडेटरी 1% बैलेटिंग। यानी जब उनका बैलेट पेपर में नाम आ जाए तो 1% में नाम आ जाए, 100 में से 1, 1000 में से 10 और 10,000 में से 100, और उनमें से उनका मैंडेटरी होता है कि आपने ये करना है। लेकिन टीचर्स को कहते हैं कि अच्छा, जो टीचर अपनी मर्ज़ी से अपना सैंपल देना चाहे वो दे दे। तो फ़र्ज़ करें वहाँ 100 टीचर हैं, तो 100 में से कितना इम्कान है कि कोई टीचर कोई कहेगा जी मैं आज सैंपल देना चाहता हूँ? बहुत सारे सही होंगे, तो कोई एक बंदा जो बीच में निकल आएगा कहता है जी मेरा सैंपल ले लो। उसका सैंपल ले लेते हैं और उसका सैंपल क्लियर हो जाता है और आप उसको रिवॉर्ड करते हैं, कहते हैं लो जी तुसी तो क्लियर हो गए 99। तो अगले दिन आपके कहते हैं कि बाकी 99 में से कोई जवान है
तो एक कहता जी कल ऐसा भी हो गया सी तो मैं भी दे देना, बड़ी गल है, मसला ही नहीं कोई, मैं भी कर लिया। तो रोज़ एक एक आप रोज़ उनमें से लेते चले जाते हैं मोटिवेशन करके, तो दिन ब दिन अब वो कम होते जा रहे हैं। आखिर में 20 रह गए जिन्होंने कभी वॉलंटियर नहीं किया कि हमारा यूरिन सैंपल ले लें। 20 रह गए। और एक दिन आप कहते हैं कि जनाब आप में से कोई है, तो कोई नहीं बोलता। आप कहते कोई है, आप 20 में से जो कि आज का सैंपल पूरा करे, एक बंदे का सैंपल चाहिए, तो वो आंखें नीची कर लेते हैं। तो अब इन 20 में से लाजमी हो गए, तो अब आप क्या करेंगे आगे? मैंडेटरी टेस्टिंग आप करेंगे कि ये 20 के 20 की मैंडेटरी टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि वी वेटेड फॉर 80 डेज़, हमने 80 दिन इंतज़ार किया। उनको बताया कि अगर ऑप्शनल नहीं होगा तो आखिर में 20 मैंडेटरी में जब आ जाओगे तो मैंडेटरी टेस्ट होगा और टेस्ट की कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वो जो 20 मैंडेटरी वाले हैं जब उनका टेस्ट करेंगे तो उसमें कितने निकलेंगे पॉजिटिव? हो सकता है 20 में से 19 या 20 के 20 ही निकले। तो देयर आर वेज एंड मीन्स टू डू थिंग्स। तो अगर आपको हम कहते हैं 2 दर्जन लाएं तो कौन से बंदे लाएंगे 2 दर्जन? क्योंकि ये होने वाला है, ये बातें शुरू हो गई दुनिया में, अमेरिका में बातें शुरू हो गई, और जगह बातें शुरू हो गई। हर्ड इम्यूनिटी हासिल करनी होगी और हर्ड इम्यूनिटी वॉलंटियर्स पैदा करेंगे, क्योंकि आप शुरू में इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। जो वॉलंटियर करेगा तो उसको डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंटली अपनी मंसूबे के तहत एक्सपोज करेंगे कि वो कोरोना उनको हो। तो डॉक्टर एक्सपोज जब उन्हें करेंगे कि उनको कोरोना हो, तो डॉक्टर्स क्या चाहेंगे कि उनको कितना का कोरोना हो। अभी कोरोना के वायरस को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, यानी उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसको सबक नहीं पढ़ा सकते कि मेहरबानी करो। अभी तो आप सिर्फ यही करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि हाथ धो और ग्लव्स पहनो और मास्क करो और अपने आप को बचाओ। देखो फिर हम सोचते हैं क्या करना है, पहले अपने आप को बचाओ। अभी वही स्टेज है कि हम सबको अपने आप को बचाना है। तो ये वही स्टेज है कि हम अपने आप को बचा रहे हैं। और गवर्नमेंट कह रही है कि मेहरबानी करके हाथ धो, नहीं तो जुर्माना कर देंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो जुर्माना हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ नहीं होगी तो जुर्माना हो जाएगा। कल उन्होंने लाहौर में बहुत से जगह ऐसी हैं जिनको क्लोज़ कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी नहीं तुसी बाज नहीं आते। लोग तो लाहौर वाले, आपको पता है कैसे कि काबू आते ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कहे, हर टेलीफोन की जो बेल है उसकी जगह होता है कि कोरोना की वबा जानलेवा है, ख़तरनाक है, हाथ दो, फलाना करो, टमकाना करो। है कोई सुनता? लोगों ने बस एक ही गाना लगा के रखा हुआ है, वो कुंडी ना खड़का सोनिया सिंधा ही अंदर आ। तो इस तरह आप अंदाज़ा करें कि अगर आप फर्ज़ करें किसी जगह 2 दर्जन कोई एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और वो लोगों को कहेंगे कि जी कौन है जो बारी देना चाहता है, हम उसको बहुत संभाल के एक्सपोज करेंगे। जो वायरस लोड है, एक चीज़ होती है वायरस लोड, आपने सुना होगा वायरस लोड। वायरस लोड का मतलब है कि किसी बंदे को जो वायरस मिला वो कितनी ज़्यादा मिकदार या तादाद में था, इसको वायरस लोड कहते हैं। तो वो वायरस लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो अटेनुएट नहीं कर सकते, उस वायरस को कमज़ोर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तादाद कम करें, एक्सपोजर में उनकी तादाद कम करें जिससे कि वायरस लोड कम हो, तो वो कर सकते हैं। फिर उनके लिए वीआईपी अरेंजमेंट्स हों कि कैसे हर सिम्टम पैदा होने से पहले उनको उसका तदारक किया जाए, जिसे प्रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे श्रीलंका की टीम पाकिस्तान जब आ रही थी तो उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिली, यानी जो सदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी है वो उनकी टीम को मिली। आपको पता होगा लाहौर की सड़कों पे सारी ट्रैफिक बंद करके तो टीम को गुजारते थे। तो प्रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगी उन लोगों को जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए काम शुरू होगा तेज़ी के साथ। पहले 2 दर्जन आएंगे, फिर 4 दर्जन आएंगे, फिर 10 दर्जन आएंगे, फिर 100,000, फिर 10,000। और ये चीज़ जो है जब चलना शुरू होगी, पहले एक सैम्पल इलाका चुनेंगे कि इसमें करके देखते हैं, कौन से शहर है जिसमें करके देखें। लाहौर शहर बड़ा इस मामले के लिए सूटेबल शहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, वो तो बनाना पड़ेगा ना। जब आपने एक काम करना है, आपने 900 अरब रुपए जिस तरह लुटाए थे, आपको पता है कि
अभी बीमारी का बिल्कुल आगाज़ ही था, अभी लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, हमने 900 अरब रुपए लुटा दिए। आपका ख्याल है कि वो 900 अरब रुपए में से कुछ अभी तक बचा होगा किसी के पास? कुछ 12,000 फी बंदा मिले, और वो उन लोगों ने भी ले लिए जो कि काम काज पे लगे हुए थे। एक दिन उन्होंने छुट्टी की जाके, तो वो 12,000 रुपये उन्होंने भी वसूल पाए। तो टैक्स पेयर्स मनी को इस तरह तो नहीं लुटाते। टैक्स पेयर मनी को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ये इमानत होती है कि अगर कोई बीमार होता है तो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार है कि उसको मेडिकल हेल्प मुहैया करे, और अगर कोई लॉकडाउन नहीं करता, काम पे जाता है, तो गवर्नमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकती। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा। हमारे मुल्क में भी अमूमन यही राय पाई जाती है कि लोगों को आप फोर्स नहीं कर सकते। आप लोगों को दो ऑप्शंस दे सकते हैं कि या आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें और बचा लें, या फिर आप काम करें, और अगर आप बीमार हुए तो हम आपके लिए हैं। आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आपको बैकअप में हर चीज़ चाहिए, लेकिन फोर फ्रंट पे नहीं चाहिए। जब 80% वो हैं कि जिनको पता भी नहीं चलता और वो इस मरहले में से कामयाबी से गुजर के सेहत की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें इसमें हमने 2-4 को गलती से डाल दिया, तो वो 2-4 हैं जिनके लिए हमें बैकअप चाहिए, जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बहुत थोड़े। क्योंकि एक स्कोर बनाया जा सकता है, एक स्कोर बनाया जा सकता है जिसे कोरोना स्कोर कहा जाएगा। आपको पता है कि दिल की बीमारी का भी स्कोर होता है कि कोई बंदा अगर 50, 60, 70 साल की उम्र में है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि जी क्या इम्कान है कि मुझे दिल का दौरा पड़ेगा अगले 10 सालों में, तो डॉक्टर उसको स्कोर निकाल के बता सकता है कि आपका इम्कान इतना है, और कमोबेश वो दुरुस्त होता है जो इम्कान होता है। और इसी तरह कोरोना स्कोर बनेगा। फ़िलहाल हम डेवलप कर रहे हैं कोरोना स्कोर 2-3 दिन में, यानी थर्सडे को जब आएंगे तो आपको बताएंगे, एक परफॉर्मा सा दे देंगे, आप अपना कोरोना स्कोर ख़ुद निकाल सकेंगे कि कोरोना के मुकाबले में अगर हमारी कभी उससे मुठभेड़ होती है तो हमारी कामयाबी के इम्कानात कितने, हम सब कर सकते हैं। और फिर अगर हमें लगे कि हमारी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने लाइफस्टाइल को फिर बदलना होगा, हमें एहतियातें करनी होगी, और हमें बचाव करना होगा। हमें फिर लड़ना नहीं होगा, हमें बचना होगा। तो अगर हमें क्लियरली पता चल जाए कि हम लड़ सकते हैं तो फिर हम लड़ेंगे। अगर हमें क्लियरली पता चले कि हम लड़ नहीं सकते, हमने सिर्फ बचना है, तो फिर हम बचेंगे। तो अगर हमें पता चल जाए कि बचना किन्होंने है और लड़ना किन्होंने है, तो इससे कोई फ़ायदा होता है कि बचना किसने है और लड़ना किसने है? देखिए, जब हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क का भी दुश्मनों से वास्ता पड़ता है, और एक इंडिया है हमारा दुश्मन, और भी हैं, और तो आपको पता है ना लड़ना किन्होंने है और बचना किन्होंने है। आपको अच्छी तरह पता है कि बचना हम सब ने है, लड़ना उन्होंने है, फौजी भाइयों ने। तो वो अलहदा से निकाले हुए हैं ना, हमने वो अलहदा से निकाले हुए, वो एक सेग्रीगेशन पहले से मौजूद है कि लड़ने वाला इधर जाएगा, बचने वाला इधर जाएगा, और जो लड़ने वाला है वो सरहदों पे जाएगा, जो बचने वाला है वो शहरों में ज़िंदगी गुजारेगा। सो इस तरह कोरोना भी एक वॉरफेयर है। इसे अक्सर दूसरी जंग अज़ीम के साथ तशबीह दी जाती है कि दूसरी जंग अज़ीम जैसे हुई थी और ज़िंदगी सारी बदल गई थी, तो कोरोना के बारे में भी ये कहा जाता है कि जैसे दूसरी जंग अज़ीम का हवाला दे के कहा जाता था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये हुआ, तो फिर अब हम हवाला दिया करेंगे कि कोरोना की ईरा के बाद ये हुआ, और इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये वॉरफेयर है। जो कोरोना से लड़ चुके हैं उनके जिस्मों में से एंटीबॉडीज चेक की जा सकती हैं कि हाँ, यस डेफिनेटली। ना सिर्फ उनके जिस्मों में एंटीबॉडीज़ चेक की जा सकती हैं, बल्कि अगर उनके जिस्मों में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हों तो उनके खून में से सीरम निकाल के, यानी लाल ज़र्रात की बजाय बाकी हिस्सा निकाल के, ऐसे मरीज़ों को भी दिया जा सकता है कि जिनको कोरोना की बीमारी हो और वो बहुत कमज़ोर हों, तो उनको
कोरोना से लड़ने में बेशुमार मदद दी जा सकती है। और आजकल ये धंधा भी शुरू हुआ है कि प्लाज्मा जो है, लोग 5-5 लाख रुपए का प्लाज्मा बेचने के लिए तैयार हैं ताकि वो लोग जो कि कोरोना की जंग लड़ रहे हैं उनकी मदद हो सके। पर उसमें 5 लाख रुपए तक ये इस तरीके से ख़बरें टेलीविज़न पे चल रही हैं। कल हमारी वज़ीर सेहत ने इस पे बहुत नदामत का इज़हार भी किया, शर्मिंदगी का इज़हार भी किया कि लोग इस तरह भी करते हैं। लेकिन नॉलेज के साथ जब डीपली हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं और साइंस के साथ निपटते हैं चीज़ों के साथ, तो हमें कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसी तरह जैसे कि एडिक्शन में हम एक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जिसमें डूज़ एंड डोंट्स का पता चल जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, अनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी, इंटरवेंशन करनी है। इंटरवेंशन ये होती है ठंडे दिल से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना। आजकल लोग जो हैं, जैसे टेंशन है तो एक दूसरे को भी वो बड़ी टेंशन देते हैं, एवं खबरें सुनाई जाएंगे। कुछ लोग होते हैं खबर सा एजेंसी होती है पूरी, वो तुम पता लगा लाहौर से 10 लाख हो रहा रहे हैं, अगले चंद दिनों तक रहा हो रहा है। उन्होंने बस जीने नहीं देना, कोई ना कोई ऐसी कहानी घटते रहने। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो लोग डरे हुए हैं ना, वो डॉक्टर हैं, क्योंकि असल में तो जाके उनको कोरोना के मरीज़ों को देखना पड़ता है ना अस्पतालों में। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा तकरीबन डरे हुए हैं। और जो 50 साल से बड़ी उम्र के डॉक्टर हैं, उन्होंने तो छुट्टी करके घर बैठ गए हैं अपनी उम्र के बहाने। एक होती है चीज़ जिसे हम एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं। हालांकि किसी भी उम्र में आप कोरोना से लड़ भी सकते हैं और शिकस्त भी खा सकते हैं। और अगर कोई 50 साल से बड़ी उम्र का डॉक्टर है और वो सेहतमंद है, तो उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए और उसको यंग डॉक्टर्स के लिए मिसाल बनना चाहिए। लेकिन ऊपर के जो सीनियर डॉक्टर हैं 20% जो कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा थे, वो घर बैठ गए हैं। और नीचे के 80% डॉक्टर जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं, वो टूटे हुए दिल के साथ खिदमात अंजाम देने की कोशिश कर। नर्सेज़ हैं जो परेशानी में ड्यूटी देने से इनकारी है। तो ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस है जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और होपफुली कामयाबी से मैनेज कर लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है जिसके तहत हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो फिर एकदम से अच्छे तरीके से खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो टेंशन है, ये जो खौफ है, इस सूरत में ज़्यादा होता है जब हम घर में मुक़य्यद होते हैं, जब घर में हम अपने कमरे में बंद होते हैं। तो ये टेंशन बहुत तंग करती है और वहमों की फैक्ट्री चलना शुरू हो जाती है। एक नेगेटिव ख्याल दूसरे नेगेटिव ख्याल को जन्म लेता है और फिर हमारे जहन में अंदेशा है दूर दराज आ जाते हैं। फिर बंदा कहता है कि मैं हाथ धोते सन तो उस तो बाद तौलिए नाल पूंजे सन तो हुण मैं तौलिया धो लवां, हुण मैं स्मार्टफोन नूं हथ लाया तो फिर इन्हूं स्मार्टफोन नूं धो लवां। तो मतलब एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, वो सैनिटाइज करी जाते हैं। कुछ ना कुछ एक OCD का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये टेंशन रिलीज़ करने के लिए काउंसलिंग कारआमद नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग कारआमद होती है जब काउंसलिंग हो, जब बहुत सारी एंटी काउंसलिंग हो रही हो तो फिर काउंसलिंग कारआमद नहीं। अगर आप देखें तो कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट बैठे होते हैं और वो बहुत बात को समझ रहे होते हैं और वो बहुत अच्छे इरादे कर रहे होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी संवारने का फ़ैसला कर चुके होते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं और एंटी काउंसलिंग में जाते हैं, एंटी काउंसलिंग आती है ड्रग डीलर से, एंटी काउंसलिंग आती है बाहर के लोगों से जो कहते हैं नहीं सिगरेट नाल तो कुछ नहीं होता, नहीं शराब तो खैर है, उत्ते अमरीका च भी लोग पींदे ने, अगर एडे अकल वाले लोग शराब पींदे ने तो फिर सानू भी ज़रूर पीनी चाहिए है। शराब तो जी अंग्रेज़ भी पींदे ने, दसो अंग्रेज़ों नालों वध अकल वाला केड़ा है। तो बंदा इस तरीके से कर करके, तो वो एंटी काउंसलिंग इसको कहते हैं, जो कि आपको पुट्ठी मत्ते लगाते हैं। तो जब आपको पुट्ठी मत्ते लगाते हैं तो आप कहते हैं नहीं सिगरेट तो मैनू पी लेना चाहिए, सिगरेट दी तो कोई गल नहीं, दोस्तों को तो मैं ज़रूर मिलना है। तो एंटी काउंसलिंग की मौजूदगी में जब काउंसलिंग गायब होती है तो बहुत मसाइल होते हैं। लेकिन अगर एंटी काउंसलिंग हो और काउंसलिंग भी हो तो अच्छा मुकाबला उनमें चलता रहता है। लेकिन काउंसलिंग की डोज़ और एंटी काउंसलिंग की डोज़
सही तरीके से मेजर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ये जो घर में टेंशनें हैं कोरोना की वजह से, कि हर बंदा डरा सहमा हुआ सा है, उसे समझ नहीं लगता कि क्या करे, वो दरवाजे को हाथ लगाए कि ना लगाए, दरवाजे को कोनी से खोले या किस तरह वो चले, और खौफ है कि वो अंदर ही अंदर पलता रहता है। तो ये खौफ काउंसलिंग से दूर नहीं होता, ये 4 तरीक़ों से दूर होता है जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि अगर आप 12,000 से ज़्यादा स्टेप्स रोज़ाना पैदल चलेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको फ़ियर भी नहीं होगा, गारंटेड। 50% फ़ियर आपका नीचे आ जाएगा और बाकी का 50% आप संभाल सकते हैं। तो डॉक्टर हमाद मुझे आज सुबह अपना वो भेजा, अपने वॉक्स का हिसाब किताब भेजा, तो वो 21,000 स्टेप्स उन्होंने कल किए थे, जिसमें जॉगिंग भी थी। और मैंने फिर उनसे सवाल किया कि व्हाट अबाउट स्ट्रेस, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई स्ट्रेस फील नहीं हो रही। तो सिर्फ गारंटी से अगर आप 12,000 स्टेप रोज़ चलना शुरू कर दें, कोई काउंसलिंग ना हो, और 12,000 स्टेप पैदल चलेंगे, तो आपके जिस्म में नारकोटिक्स पैदा होंगे, और वो नारकोटिक्स आपको स्ट्रेस में नहीं रहने देंगे। नारकोटिक्स पैदा होंगे आपके जिस्म में। 12,000 स्टेप्स रोज़ चलेंगे तो आपके जिस्म में नारकोटिक्स पैदा होंगे। 24 आवर में आपने पूरे करने हैं। आवरली बेसिस पे आप 500, 700, 800, 2 घंटे के बाद 1000, 1200, कुछ इस तरीके से करके आप लेंगे। लेकिन फिर इसको अगर आप चाहते हैं कि दूध के ऊपर मलाई अच्छी आए, तो बीच में कुछ जॉगिंग ज़रूर करें। जैसे अताए अजीज़ कम से कम 1.5 किलोमीटर की जॉगिंग करते हैं, तो जॉगिंग से फिर आपका जो दिल की धड़कन है वो जाती है कितनी, 170, 74 तक चली जाती है। जिसका मतलब यह है कि आपका जो खून है वो दिमाग में उन जगहों पे भी चला जाएगा कि जहां वो पहले नहीं जा रहा था। तो आप अपनी घड़ी से देख लेते हैं कि आपकी धड़कन कितनी जाती है, और उससे दिमाग पूरा काम करने लगता है। नॉर्मली हमारा जो 30% दिमाग है वो फॉर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई काम ही नहीं करता। तो दूसरा स्टेप है कि आप कम से कम 8 घंटे सही नींद करें, जिसके लिए आप 9 घंटे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब आप 8 घंटे सही नींद करते हैं तो एक केमिकल पैदा होता है दिमाग में जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन जो सुकून का केमिकल है, जो स्ट्रेस का दुश्मन है, और आपकी फर्दर 30% स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी 2 कामों करने से। दोनों मुफ्त हैं, पैदल भी मुफ्त है, कोई किराया नहीं लगता, कोई मीटर नहीं चलता, आप पैदल चलते हैं। और जब आप आदत डालते हैं तो आप पैदल ऐसे चलते हैं कि आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है, और आपको ऐसे लगता है कि खुद ही पैदल चली जा रहे हैं। और फिर आप जब नींद पूरी करते हैं तो 30% आपको फिर सुकून की एक डोज़ मिलती है जो कि स्ट्रेस को ख़त्म करती है। तो 80% स्ट्रेस जब ख़त्म हो जाए तो 20% आपको बहुत ही थोड़ी लगती है, क्योंकि अगर आपके कंधे पे 100 केजी वज़न हो और 80 केजी हम उठा लें तो बाकी 20 केजी को वज़न ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे। आप इतना बहुत आसानी से उठा लेते हैं। लेकिन आप अगर वो भी नहीं उठाना चाहते, उससे भी फ़ारग होना चाहते हैं, तो थोड़ा वेजिटेरियन ग़ज़ा की तरफ आ जाए। वेजिटेरियन ग़ज़ा, वेजिटेरियन ग़ज़ा होती है खूबसूरत ग़ज़ा, रंग बिरंगी खूबसूरत ग़ज़ा, जैसे सब्ज़ियाँ, दालें, फल, रंग बिरंगे फल। आप देखें उनको कुदरत ने इसलिए अट्रैक्टिव बनाया है। आप तरबूज को देखें, क्या खूबसूरत दुल्हन जैसा रंग होता है उसका। आप मैंगोज़ को देखें, पीला रंग कितना खूबसूरत होता है। इसी तरह आप लीची को देखें तो सुर्ख और सब्ज़ रंग उसके ऊपर होता है। और दीगर फल भी अपनी अपनी जगह खूबसूरत रंग कैरी करते हैं। फिर आप दालों को देखें, दालों के रंग हैं, सब्ज़ियों के रंग, बहुत सारी सब्ज़ियां सब्ज़ होती हैं, बहुत सारी सब्ज़ियों के रंग होते हैं। चुकंदर को देखें, उसका एक रंग होता है। और इधर आप गोश्त के दीवाने बन जाते हैं, जो लाश लगती है एक बड़ी। अगर आप गोश्त से थोड़ी दूरी पैदा करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपना इमेज गोश्त के बारे में आप बदल डालें और गोश्त से इज्तनाब करें, तो आपको 10% और सुकून की डोज़ मिलेगी, क्योंकि नबातात आपके जिस्म में सुकून पैदा करती हैं और हैवानात का सब्सटेंस आपके जिस्म में
बेसुकूनी पैदा करता है, आपके जिस्म को एक्स्ट्रा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, इसीलिए गोश्त को पकाना पड़ता है। सब्जियों को भी पकाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम पका देते हैं उसको भी। आपको पता है कि लहसुन को, अदरक को, प्याज को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं पकाओ और उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो गोश्त को तो लाजमी पकाना पड़ता है, क्योंकि अगर गोश्त को नहीं पकाएंगे तो हमारा जिस्म फिर उसे हज़म ही नहीं कर सकता। तो थोड़ी आसानी पैदा कर देते हैं तो कि हमारा जिस्म उसको हज़म करने लगता है, लेकिन फिर भी बड़ा ज़ोर लगता है हमारे जिस्म का, और फिर जाके कहीं गोश्त हज़म होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो जाएं किसी हद तक, तो आप समझें कि आपको 10% और सुकून मिलेगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वेजिटेरियन ग़िज़ा में, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको यंग रखते हैं, जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आने देते, जो आपको अपनी उम्र से कम दिखाने में मदद करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और एक चौथा पहलू यह है कि अपने फैमिली वालों से मुँह मारियाँ करनी छोड़ दें। मुँह मारी करनी हो जाके बाहर किधरे करके आओ, लड़ाई झगड़ा करना है किधरे दुश्मन मुल्क से जाके करके आओ, अपने घर से की लड़ना। अपनी बीवी से ना लड़े, लड़ना है तो किसी होर दी बीवी ना जाके लड़ो। मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है अपने घर में लड़ने की? इसे एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि यार लड़ना ज़रूरी है। जब हम बात जो कर सकते हैं, हम बात दोहरा सकते हैं, हम बात 10 दफ़ा कर सकते हैं। एक नज़रिया बदलना है कि अच्छा जब तक कोरोना है तो हमने लड़ना नहीं है, अपने फैमिली में मुँह मारियाँ नहीं करनी, छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर देने, रात गई बात गई वाला सिलसिला करना है, तो 10% वो भी आपकी टेंशन गई। तो ये 4 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर या तो मुफ्त हैं, 4 में से 3 चीज़ें मुफ्त हैं, और एक चीज़ है जो ग़िज़ा, वो भी हम कह रहे हैं कि सस्ती ग़िज़ा, दालें, सब्ज़ियाँ, फल और गोश्त से इज्तनाब। तो 4 चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी टेंशन ख़त्म कर लें। अच्छा, जब आप इन 4 चीज़ों से अपनी टेंशन ख़त्म कर लेते हैं और आपके जिस्म में नारकोटिक्स पैदा होते हैं और आपके जिस्म में सेरोटोनिन पैदा होती है, और जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्यार करते हैं, तो आपके जिस्म में ऑक्सीटोसिन पैदा होती है। तो ये जो केमिकल्स हैं ये बड़े इम्यूनिटी पैदा करने वाले केमिकल हैं। और एक केमिकल है जो इम्यूनिटी का दुश्मन है, उसको कहते हैं एड्रेनलिन, जिसे खौफ का केमिकल कहते हैं, बेचैनी का केमिकल कहते हैं, एड्रेनलिन। तो उसके मुकाबले में ये 4 केमिकल जब हम पैदा करते हैं तो एड्रेनलिन जो है उसका कलाकमा हो जाता है और हम इम्यूनिटी ऊपर आ जाती है, और हम उन 80% लोगों में शुमार होने लगते हैं जो कि कोरोना से अपना मुकाबला बेहतरीन कर सकते हैं।